मैं बबीता गौतम, प्रवक्ता, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हंडिया प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की गृह विज्ञान विषय का अध्याय 8 पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ, उसकी परिभाषा, पर्यावरण के प्रकार, पर्यावरण का जनजीवन पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण किसे कहते हैं को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः पर्यावरण प्रदूषण 4 प्रकार का होता है: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब हम बात करेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण वायु में किसी गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थ का समावेश, किसी गैस की वृद्धि जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी मुख्य गैसें हैं जिनका एक अनुपात है। अगर ये अनुपात से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसको हम कहते हैं किसी गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थ का समावेश। अन्य पदार्थ का समावेश का मतलब है धूल या धूल के कण या उसके और भी हानिकारक तत्व जिनका उस वायुमंडल में समावेश होता है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में किसी अन्य गैस की मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होने पर वायु श्वसन योग्य नहीं रहती। ऑक्सीजन के अतिरिक्त, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, इसीलिए कहा गया है कि ऑक्सीजन अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऑक्सीजन के अतिरिक्त वायु में किसी अन्य गैसों की मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक, जितनी उनकी मात्रा निर्धारित है, अगर उससे वो अधिक हो जाती है तो वायु सांस लेने योग्य नहीं रहती है, जिसको कि हम वायु प्रदूषण कहते हैं। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के क्या कारण हैं। वायु प्रदूषण के कारण में प्रथम कारण है दहन। दहन का अर्थ होता है जलना। जलना कोयला, खनिज, ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड आदि गैसें तथा अदग्ध हाइड्रोकार्बन इसमें अत्यंत विषैले प्रभाव उत्पन्न करने वाले होते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि जब जलता है तो उसमें से धुआं निकलता है और ये धुआं वायुमंडल में पहुंचता है। वायुमंडल में पहुंच के ये वायु को प्रदूषित करता है। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा अदग्ध हाइड्रोकार्बन, अदग्ध का अर्थ होता है आधा जला हुआ, आधे जले हुए जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ये अत्यंत ही विषैले होते हैं जो वायु प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं। दूसरा है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ। उद्योग धंधे, जो उद्योग बड़े बड़े लगे हैं, बड़े बड़े कारखाने खुले हुए हैं, उसमें से निकलने वाला वेस्ट मटेरियल, उसको हम कहते हैं औद्योगिक अपशिष्ट। कल कारखानों, विशेषकर रासायनिक कारखानों जिसमें से रसायन निकलते हैं, जैसे कि पेट्रोल शोधन, पेट्रोल सफाई करने वाला कारखाना, संयंत्रों, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, कागज, कांच के कारखानों से जो कुछ प्रदूषक निकलते हैं जो कि वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, वो प्रदूषक गैसें हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जो कि वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित करते हैं। तीसरा है धातुकर्मी पराक्रम। धातुएं आप लोग जानते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, लोहा है, तांबा है, इसी तरीके की बहुत सारी धातुएं हैं। उन धातुओं में से सीसा, क्रोमियम, निकेल, आर्सेनिक आदि प्रदूषक वायु में मिलके, इनके कण वायु में मिलके वायु को प्रदूषित करते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ, परमाणु विस्फोटों से अनेक प्रकार के प्रदूषक वायुमंडल में मिल जाते हैं। जब परमाणु का विस्फोट होता है तो उसमें से गामा किरणें और बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ निकलते हैं जो कि व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, मानव जाति के लिए, पंछियों के लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो यह वायुमंडल में मिलकर के वायु को प्रदूषित करते हैं। पांचवा है कृषि रसायन। कृषि में यूज़ होने वाले उर्वरक, कीटनाशक, अपतृणनाशी, कवकनाशी पदार्थ, जो कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं खेतों में, उनको नाश करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए जो दवाएं डाली जाती हैं, वो सब कीटनाशक, अपतृणनाशी, कवकनाशी पदार्थ होते हैं। और इन पदार्थों से कार्बनिक फास्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, आर्सेनिक तथा सीसा वायु में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करते हैं।
छठा है वनों तथा वृक्षों का काटा जाना। वन और वृक्ष कटते चले जा रहे हैं, लोगों के मकान बनते जा रहे हैं, कारखाने खुलते चले जा रहे हैं, जिससे क्या होता है, वनों का कटना हो रहा है। लोग वनों को काट के, जंगलों को काट के वहाँ पे औद्योगिकरण करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उद्योगों से निकलने वाले जितने भी हानिकारक गैसें हैं उनको सोखने के लिए, उनको लेने के लिए हमारे पास ना तो जंगल बच रहे हैं ना तो वन बच रहे हैं। जब वन और जंगल कट जाएंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में विषैली गैसें अधिक हो जाएंगी और सांस लेने वाली अर्थात कि ऑक्सीजन वाली गैसें कम हो जाएंगी, जिसके वजह जो कि बहुत ही बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का। क्या? वनों तथा वृक्षों का काटा जाना। शहरों में देखो सबके मकान बनते चले जा रहे हैं, किसी के घर में एक पेड़ नहीं है, धीरे धीरे पेड़ कटते चले जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी होगी, अन्य गैसें बढ़ेंगी वायुमंडल में, तो वायु प्रदूषण होगा। अब हम क्या देखेंगे कि इस वायु प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर्वप्रथम इस वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हम देखेंगे। मनुष्य पर प्रभाव, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से फेफड़े के रोग, कैडमियम CD जैसे पदार्थों से हृदय रोग, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर, श्वास आदि अनेक रोग हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड से फेफड़ों के रोग, कैडमियम जो हमारे वायु में फैल जाती है उससे पदार्थों से हृदय रोग, कार्बन मोनोऑक्साइड से कैंसर जैसे श्वास संबंधी रोग और कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं इन खतरनाक और घातक तत्वों की वजह से। इसके अलावा कुछ सामान्य से भी बीमारियां होती हैं जो संक्रमित वायु के द्वारा होती हैं, जैसे चेचक, खसरा, तपेदिक, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसे रोग। ये रोग वायु के द्वारा जनजीवन में फैलकर जनजीवन को प्रभावित करते हैं, जनजीवन को रोगग्रस्त बनाते हैं। अब हम देखेंगे जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। पशुओं में अनेक बीमारियां धूल कणों, सल्फर डाइऑक्साइड, कैडमियम के द्वारा होती हैं। जैसे मनुष्यों में होती हैं फेफड़े की बीमारियां, हृदय की बीमारियां, वैसे ही जंतुओं में भी सल्फर डाइऑक्साइड और कैडमियम के द्वारा फेफड़ों से संबंधित, श्वसन संबंधी और हृदय संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसें होती हैं जिसकी वजह से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अब हम देखेंगे कि पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। पौधों की पत्तियों पर धूल तथा अन्य कण जम जाते हैं, जिससे उनमें श्वसन, प्रकाश संश्लेषण तथा वाष्पोत्सर्जन क्रिया की दर घट जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है। पत्तियों पर जब धूल के कण पड़ जाते हैं तो पत्तियों का सरफेस ढक जाता है धूल से, जिसकी वजह से उस पर प्रकाश नहीं पड़ने पाता। जब उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। जब उसके सरफेस पर धूल रहेगी तो पत्तियां श्वसन नहीं कर पाएंगी, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से वो पत्तियां सूखने लगती हैं। और एक चीज़ सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसके वजह से जब ये पत्तियों पे पड़ता है तो पत्तियों का क्लोरोफिल, जो पत्तियों का हरापन होता है, वो नष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां समय से पहले पीली पड़ जाती हैं तथा झड़ जाती हैं। इसके अन्य प्रभाव भी हैं। अन्य प्रभाव हमारी इमारतों पर पड़ते हैं, जैसे कि हमारे आगरा के ताजमहल का जो संगमरमर है ये प्रदूषण की वजह से पीला पड़ता जा रहा है, काला पड़ता जा रहा है, उसकी चमक अपनी खोता जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के लाल किले के पत्थरों को थर्मल विद्युत गृह से निकली हुई गैसें काफ़ी हानि पहुंचा रही हैं। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। हमने वायु प्रदूषण पढ़ लिया, वायु प्रदूषण के कारण और वायु प्रदूषण का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे जल प्रदूषण। जल अनेक प्रकार के खनिज लवणों, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों तथा गैसों के एक निश्चित अनुपात से अधिक होने पर अथवा अनावश्यक तथा हानिकारक पदार्थ घुले होने से प्रदूषित होता है। जल में भी बहुत सारे खनिज लवण होते हैं, तो उस जल में कुछ कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और गैसें होती हैं जो एक निश्चित और संतुलित अनुपात में होती हैं। जब यह अनुपात असंतुलित होता है, यानी कि इसमें कुछ अलग सी चीज़ें ऐड होती हैं, इनका जब अनुपात बिगड़ने लगता है तो हम उसको ही कहते हैं जल प्रदूषण। जल प्रदूषणों के अंतर्गत जीवाणु, वायरस, कीटाणुनाशक पदार्थ
अपतृणनाशक पदार्थ, रासायनिक खादें, कार्बनिक पदार्थ, औद्योगिक संस्थानों से निकले अनावश्यक पदार्थ तथा वाहित मल आदि पदार्थ आते हैं। ये क्या हैं? जल प्रदूषक, जो कि जल को प्रदूषित करते हैं। कौन है? जीवाणु, वायरस, कीटाणुनाशक पदार्थ, अपतृणनाशक पदार्थ और रासायनिक खादें, कार्बनिक पदार्थ, ये जल को प्रदूषित करते हैं। जल प्रदूषण के क्या कारण हैं? जल प्रदूषण के मुख्य कारण है घरेलू अपमार्जकों का प्रयोग। घर में जो अपमार्जक हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कीटनाशक हैं, साबुन, सोडा, गैमेक्सिन, फिनाइल, डीडीटी, फर्श धोने के लिए लाइजॉल वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये, इसके अलावा जल स्रोतों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों का मिलाया जाना, ये तो घरेलू अपमार्जक हो गए। इसके अलावा जल स्रोतों में अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों का मिलाया जाना, घरों, कारखानों एवं औद्योगिक संस्थानों से निकले अपमार्जक व रासायनिक पदार्थ नदियों में तथा समुद्र में डाल दिए जाते हैं। इन पदार्थों के विघटन से फिनोल, क्रोमेट, क्लोरीन, अमोनिया, साइनाइड्स आदि उत्पन्न होकर जलीय जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ जब जल स्रोतों में मिलते हैं, जल स्रोतों से नदियों में जाते हुए जब वो समुद्र में मिलते हैं, तो समुद्र में इन पदार्थों का विघटन होता है, जिससे फिनोल, क्रोमेट, क्लोरीन, अमोनिया, साइनाइड जैसी विषैली गैसें बनती, विषैली साइनाइड्स आदि उत्पन्न होकर जलीय जीव जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं। फिर है वाहित मल। घरों से निकलने वाले सीवेज का पानी, वाहित मल, यह मल नालियों से होते हुए नालों में जाता है और ये फिर नदियों में बिना ट्रीट किए हुए नदियों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से यह जल प्रदूषित हो जाता है। कृषि में प्रयुक्त कीटाणुनाशक एवं अपतृणनाशी पदार्थ। कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले कीटाणुनाशक पदार्थ जैसे डीडीटी, फिनॉल, मिथॉक्सीक्लोर, गंधक चूर्ण, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, कपूर आदि खेतों में इस्तेमाल होने वाले ये पदार्थ वर्षा के समय खेतों से बहकर जल स्रोत में मिलकर जल प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों का जल में मिलना। समुद्र तल तथा समुद्र के अंदर चलने वाले यानों, समुद्र में बड़े बड़े यान चलते हैं, टैंकर चलते हैं। जब वो चलते हैं कभी कभी टकराहट होती है और उसमें से जो तेल होता है वो गिर जाता है समुद्र में, और जिसकी वजह से वो जल पूरा प्रदूषित हो जाता है। मृत शरीरों का जल में डाला जाना। ऐसी मान्यताओं के हिसाब से ये कि जानवर मर गया या कोई व्यक्ति मर गया तो उसको जलाने के बजाय सीधे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है, तथा अस्थियों को भी जलों में प्रवाहित किया जाता है, नदियों में प्रवाहित किया जाता है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के परिणाम। जैसे जैसे वायु प्रदूषण बढ़ता है वैसे वैसे जल प्रदूषण में वृद्धि होती है। कैसे? क्योंकि वायु प्रदूषण से ही जल प्रदूषण में वृद्धि ज़्यादा होती है। जब वायु प्रदूषण होगा, जब बारिश होगी तो बारिश का पानी ज़मीन में आएगा और वह जल नदियों से बहते हुए, स्रोतों से बहते हुए समुद्र में जाएगा। तो जितनी भी वायुमंडल में गंदगी होती है वह सब जल के माध्यम से जल समुद्र में और नदियों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। सबसे पहले मनुष्य को हानि। मनुष्य को हानि कैसे होती है? जल प्रदूषित होगा, प्रदूषित जल पी के मनुष्य बीमार होगा। पेट संबंधी बीमारियां, अभी सर्वे किया गया करीब 50% बीमारियां जो पेट संबंधी होती हैं वह अशुद्ध जल के द्वारा होती हैं, यानी कि जल प्रदूषण के द्वारा होती हैं। जलीय जीवों को हानियाँ। जब अशुद्ध जल होगा, जल में प्रदूषण होगा, वह प्रदूषण में जो जलीय जीव होते हैं, बहुत सारी केमिकल्स जब जल में मिल जाते हैं तो जलीय जीवों के लिए वो हानिकारक हो जाती हैं और जलीय जीव मर जाते हैं। मवेशियों तथा अन्य पशुओं को हानि। वह अशुद्ध जल, प्रदूषण युक्त जल, इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए हैं, उस जल को पी करके मवेशी जो पाले हुए जीव होते हैं जैसे कि गाय, भैंस आदि, ये तथा अन्य पशु जब उसको पीते हैं तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी तंत्र को हानि। जल प्रदूषण से पर्यावरण को और इस पारिस्थितिकी तंत्र को भी बहुत ज़्यादा हानि होती है। इस प्रकार जल प्रदूषण अनेक प्रकार से पर्यावरण को विकृत कर पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर देता है। ये तो हो गया हमारा जनजीवन पर प्रभाव। अब हम बात करेंगे किसकी? मृदा प्रदूषण की। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी में भी प्रदूषण होता है।
अब लोग कहेंगे मिट्टी तो खुद ही मिट्टी होती है, इसमें प्रदूषण कैसे होता है? मृदा प्रदूषण भी इसमें बहुत ही मुख्य है, क्योंकि जैसे जैसे वायु प्रदूषण फैलेगा, वायु प्रदूषण जितना ज़्यादा होगा उतना ही जल प्रदूषण होगा और उसका असर मृदा पर भी आएगा। मृदा प्रदूषण भी उसी वायु प्रदूषण से ही वो भी बढ़ता है। जैसे प्रदूषित जल और प्रदूषित वायु से मृदा प्रदूषण बढ़ता है। प्रदूषित जल तथा वायु के कारण मृदा भी प्रदूषित हो जाती है। वर्षा के जल के साथ ये प्रदूषक मृदा में आ जाते हैं। जैसे वायु में सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना लेती है। क्या है कि प्रदूषित जल तथा वायु के कारण मृदा हमारी प्रदूषित होती है। और जब ये वायु में जो भी गंदगी है बारिश के थ्रू वो कहाँ पे आएगी? मिट्टी में ही आती है। तो वो जितनी भी गंदगी होती है, जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी गैसें होती हैं, अशुद्ध गैसें, वो सारी मिट्टी में जाती हैं और मिट्टी को भी अशुद्ध कर देती हैं, मिट्टी को भी प्रदूषित कर देती हैं। जैसे कि एक उसमें उदाहरण दिया हुआ है कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वायु में है, उड़ रही है, और जब बारिश होती है तो पानी के संपर्क में आते ही वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देती है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के कीटाणुनाशक, अपतरणनाशी, घरेलू अपमार्जक, ये सब पदार्थ मृदा के साथ मिलकर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये जितनी चीज़ें हैं कीटाणुनाशक, जितना हम लोग यूज़ करते हैं अपने घरों में, अपमार्जक वगैरह, ये सारी जब मिट्टी में मिलती है तो मिट्टी को बंजर बना देती है, मिट्टी को प्रदूषित कर देती है। मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा प्रदूषण से आधुनिक कृषि में रासायनिक खादों, अपतरणनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी आदि पदार्थों के अधिकांश ये सब चीज़ें जो बनती हैं, खाद और कवकनाशी, दवाएं कीटाणुओं को मारने वाली, ये अधिकतर रसायन से बनती हैं। और इसमें क्या होता है कि अधिकांश रसायन बिना नष्ट हुए एक लंबी अवधि तक जो यूज़ होती हैं, जो खतरनाक होती हैं, मतलब अधिकतर जो रसायन होते हैं वो बिना नष्ट हुए बहुत दिनों तक मिट्टी में बने रह जाते हैं। और इसकी वजह से यह जब मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी से जो उगेगा, उगने का अर्थ होता है जो पौधे उगेंगे, जो फसल उगेगी, वह जीवों में पहुंचती है और पहुंचकर उनको हानि पहुंचाती है। अनेक उद्योग जैसे, इसके अलावा अनेक उद्योग जैसे कागज मिल, तेल शोधक कारखाने, ऊर्जा तथा ताप संयंत्र, रसायन तथा खाद्य उत्पादन, लोहा तथा स्टील संयंत्र तथा प्लास्टिक व रबड़ संयंत्र आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। ये जितने भी मिल हैं, जितने भी कारखाने हैं, जितने भी उद्योग लगे हैं, इन सबों से जो भी हानिकारक गैसें, जो पानी में मिले हुए केमिकल्स, रसायन निकलते हैं, ये सब पानी में जाते हैं। पानी किस पर है? मिट्टी में ही है, मृदा में ही है। मृदा में मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं और यह मिट्टी को प्रदूषित कर देते हैं। प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग द्वारा मृदा की उपजाऊ शक्ति कम होती है, भूमि बंजर हो जाती है, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। हम लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं। प्लास्टिक की पॉलीथीन्स यूज़ करके मिट्टी में फेंक देते हैं, वो सड़ती भी नहीं है और मृदा को के नीचे पानी नहीं जाने देती। जब पन्नी पड़ी होगी, पॉलीथीन सरफेस पे पड़ी होगी, बारिश आएगा तो पानी ज़मीन के नीचे नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से एक चीज़ और नुकसान हो रहा है कि हमारा जो भूजल है, बारिश का जल भूजल तक नहीं पहुंच पा रहा है। और जब ऊपर प्लास्टिक पड़ी हुई है और प्लास्टिक का अधिक प्रयोग हो रहा है, केमिकल अधिक मिट्टी में मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमारी जो ज़मीन हो रही है वो बंजर हो जा रही है। और ज़मीन बंजर होने पे वहाँ पे उत्पादन नहीं हो पाता है, जिससे कि हमारे देश में उत्पादन क्षमता भी ज़मीन की, मृदा की कम हो रही है। अब हम बात करेंगे किसकी? ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण हमारा चौथा प्रदूषण है। शोर, ध्वनि होती है एक आवाज़, और जब ये आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं शोर। तो शोर एक अवांछनीय ध्वनि है, मतलब शोर को कोई चाहता नहीं है। ध्वनि को सब चाहते हैं, लेकिन शोर जहाँ पे होता है वो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, पसंद नहीं होता। तो यह जो शोर होता है यह एक अवांछनीय ध्वनि है। यह सिद्ध हो चुका है, इसका सर्वे भी हुआ है जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि शोर मनुष्य तथा अन्य सभी जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव डालता है। अतः इसको भी पर्यावरण प्रदूषण माना गया है। वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछित ध्वनि जिसका मानव
तथा अन्य प्राणियों के श्रवण तंत्र व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अर्थात वायुमंडल में उत्पन्न की गई अवांछित ध्वनि, वायुमंडल में कैसी भी ध्वनि जो उत्पन्न की जा रही है, प्राकृतिक हो चाहे वो अप्राकृतिक हो, उत्पन्न की जा रही है, अन्य प्राणियों के श्रवण तंत्र पर इसका स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जब हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि का मापन, ध्वनि को हम कैसे माप सकते हैं? इसका मापन डेसिबल में होता है। इसका मापन हम डेसिबल में करते हैं और ध्वनि जिस उपकरण से मापा जाता है, जिससे ध्वनि को मापा जाता है, उसको हम ऑडियोमीटर कहते हैं। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि को नापते हैं कि कितनी तेज है, कितनी धीमी है। ध्वनि प्रदूषण के कारण अब हम जानेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन से कारण हैं। ध्वनि प्रदूषण के दो कारण हैं, एक तो है प्राकृतिक कारण, दूसरा है अप्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण में जैसे बादल की गरज का शोर सुना होगा, जब बादल गरजता है घड़ 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 पूरा, तो एक अजीब सी आवाज़ आती है, कितने लोग डर जाते हैं। कभी कभी बहुत तीखी आवाज़ होती है, कभी कभी बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं वो भी डर जाते हैं क्योंकि गरज बहुत तेज़ होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा गरज का जो शोर होता है ये ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। वर्षा का शोर, जब बारिश होता है तब भी बहुत शोर होता है, तो वह भी एक प्रदूषण में आता है। समुद्र की लहरों का शोर, कभी देखे हो, जो लोग जानते हो, जो कभी गए हो समुद्र के किनारे, समुद्र की लहरों का एक बहुत शोर होता है, बहुत, किसमें अगर कोई बोलेगा, कोई चिल्लाएगा तो उनकी आवाज़ नहीं आ पाती है। तो ये समुद्र की लहरों का शोर, ये प्राकृतिक स्रोत हैं हमारे, प्राकृतिक कारण है ध्वनि प्रदूषण के। भूस्खलन, भूस्खलन का मतलब जहाँ पे ज़मीन हटती है, ज़मीन खिसकती है, तो उस भूस्खलन से भी आवाज़ें आती हैं, शोर होता है। उसको हम आवाज़ नहीं कहेंगे, उसको हम ध्वनि नहीं कहेंगे, उसको हम शोर कहेंगे। शोर इसलिए कहेंगे कि वो कोई चाहता नहीं है, शोर बहुत तेज़ होता है, तो हम भूस्खलन का जो शोर होता है वो भी ध्वनि प्रदूषण का एक कारण है। ज्वालामुखी फटने से शोर, ज्वालामुखी ज़मीन के नीचे से निकलती है, उसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है, बहुत तेज़, तो वो भी एक प्राकृतिक कारण है। फिर उल्का पिंडों के गिरने से, उल्का पिंड जब गिरते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा तेज़ शोर और आवाज़ आती है। ये हो गए हमारे प्राकृतिक कारण ध्वनि प्रदूषण के। अब हम बात करते हैं किसके? अप्राकृतिक कारणों के। तो अप्राकृतिक स्रोत या अप्राकृतिक कारण जो हमारे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं वो दो हैं, एक है अचल स्रोत, दूसरा है सचल। अचल का मतलब कि जो चल नहीं सकते हैं, जैसे घरेलू उपकरण, घरों में हम क्या यूज़ करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, स्पीकर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स, उसमें से भी आवाज़ें आती हैं, उनकी घंटियाँ होती हैं, अलार्म बेल होते हैं। तो ये जो उपकरण हम घरेलू यूज़ कर रहे हैं ये हमारे अचल स्रोत हैं, किसके? ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने के। संचार के माध्यम में हमारे टेलीफोन की घंटियाँ आदि होती हैं, मोबाइल की घंटी होती है, तो ये सब उस संचार के माध्यम साधन में आ जाएंगे। ध्वनि विस्तारक यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र क्या है? ध्वनि विस्तारक जो ध्वनि को विस्तार करती है, फैलाती है, वो कौन कौन से यंत्र हैं जो कि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं? जैसे मंदिरों में देखो घंटे बजते हैं, वो घंटियाँ वो भी शोर करती हैं। मस्जिदों में होते हैं लाउड स्पीकर्स, शादी विवाह में डीजे और लाउड स्पीकर्स, ये चीज़ें जो होती हैं ये सब ध्वनि विस्तारक यंत्र हैं, और जब ये बहुत तेज़ होती हैं तो यह ध्वनि प्रदूषण का कारण है। एक उदाहरण के तौर पे, जब भी कोई मेला होता है, चाहे वो होली का हो, चाहे कोई और स्थानीय मेले होते हैं, दशहरे वगैरह में 20 और 30 लाउड स्पीकर ऐसे लगा दिए जाते हैं, इतना शोर होता है, उसको हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है, जो कि ध्वनि विस्तारक यंत्र में भी आता है। फिर है विस्फोटक। विस्फोटक क्या होता है? जिसमें किसी चीज़ का विस्फोट, जैसे कि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे रास्ते बनाने हैं, तो उस पहाड़ को तोड़ने के लिए जिन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उनको हम यंत्रों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहेंगे विस्फोटक, जिससे विस्फोट किया जाता है और फिर रास्ते बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, तो उसमें से जो आवाज़ें निकलती हैं वह विस्फोटक के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे सचल स्रोत। सचल स्रोत का मतलब है कि जो चलने वाले स्रोत हैं, जैसे सड़क परिवहन। सड़क परिवहन का मतलब है सड़क पर चलने वाले वो सभी साधन
सचल स्रोत में आएंगे, जैसे हमारे स्कूटर है, बाइक है, बस है, ट्रक है, और ये सारी चीज़ें किस पे आएंगी, ये सड़क परिवहन में आएंगी। फिर हम बात करेंगे किसकी, रेल परिवहन की। रेल परिवहन जैसे कि रेल है, रेलगाड़ी है, वो भी जब चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, तो यह भी ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। वायु परिवहन, वायु में क्या चलता है, वायु में हमारी हवाई जहाज़ चलती हैं, जेट विमान चलते हैं, रॉकेट चलते हैं, तो ये सारी आवाज़ें करती हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह है, तो ये वायु परिवहन के अंतर्गत आती हैं, जो कि वायु प्रदूषण, हमारे ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती हैं। फिर है रॉकेट और जेट, इनका जो फ्रिक्वेंसी होती है, इनकी जो तीव्रता होती है वो बहुत तेज़ होती है। जेट विमान और रॉकेट की तीव्रता लगभग 180-190 डेसिबल होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाती है। तो ये हो गया हमारा ध्वनि प्रदूषण के कारण। अब हम देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अधिक लंबी अवधि का तीव्र शोर, अगर हम किसी शोर में हैं और धीरे धीरे हैं, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हैं, तो वो उतना नुकसान नहीं करता, लेकिन तीव्र शोर में अगर अचानक पहुंच जाओ तो उसका बहुत ही ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या है कि अधिक लंबी अवधि का तीव्र शोर आंतरिक कान के लिए हानिकारक होता है और धीरे धीरे बहरेपन की ओर ले जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ज़्यादा शोर में बहुत दिनों तक रहता है तो धीरे धीरे उसके कानों के जो आंतरिक झिल्लियां हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं, वो ख़राब होने लगती हैं, और अगर बहुत दिनों तक रहा, तेज़ शोर में रहा, तो बहरेपन का भी शिकार हो जाता है। अच्छा, हम अब जानते हैं कि ये ध्वनि, से पहले हमने बताया था कि ध्वनि को मापने के लिए हम ऑडियोमीटर यंत्र का प्रयोग करते हैं, और जो इसका मापन होता है वो डेसिबल में होता है, जिसको हम डी और बी लिखते हैं। तो हम जानेंगे कि ये ध्वनि और उसकी तीव्रता क्या होती है। ध्वनि, जैसे हम लोग सामान्य बातचीत करते हैं तो उसकी तीव्रता होती है 60 डेसिबल, 60 डेसिबल, और स्कूटर, बस, ट्रक की जो आवाज़ें होती है, उसकी हॉर्न है, चलने की जो आवाज़ें होती है वो होती है 90 डेसिबल, 90 डेसिबल। जेट विमान की 150 डेसिबल होती है ध्वनि की तीव्रता। रॉकेट की तीव्रता होती है 180 डेसिबल। अब हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ता है। जितनी ध्वनि तीव्र होगी उसका हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि की तीव्रता अगर 45 से 85 डेसिबल के बीच में है तब तक तो वो सामान्य है, हमको नुकसान नहीं पहुंचाती है। जब वह 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो आंतरिक कान को क्षति पहुंचाती है, कान की आंतरिक झिल्लियों को वो डिस्टर्ब करने लगती है। जब ध्वनि की तीव्रता 120 डेसिबल से अधिक हो जाती है तो जो गर्भवती माताएं होती हैं उनके अंदर जो गर्भस्थ शिशु पल रहा है, गर्भवती माताओं के लिए भी हानिकारक होती है और गर्भस्थ शिशु के लिए भी हानिकारक होती हैं। 140 डेसिबल अगर तीव्रता है तो अस्थायी बहरापन, यानी कि बहरापन आने लगता है, कम सुनाई देने लगता है, उसको हम क्या कहेंगे, अस्थायी बहरापन। 180 से 190 डेसिबल के ध्वनि के बीच में अगर कोई व्यक्ति रहता है, 180 से 190 कहाँ होते, जहाँ पे रॉकेट, जेट और बहुत तेज़ तेज़ ध्वनियाँ होती हैं, तो उन ध्वनि, इतना डेसिबल ध्वनि की तीव्रता में अगर कोई व्यक्ति रहता है तो उसका जो बहरापन होता है वो स्थायी हो जाता है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा वायु प्रदूषण के प्रकार। 4 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। अब हम इस प्रश्नों के आधार पे कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, विस्तार पूर्वक लिखिए। इसमें आपको सारे प्रदूषणों को दिखाना है और उसको विस्तार का मतलब है कि उसमें आपको उसके कारण भी दिखाने पड़ेंगे और उसके प्रभाव भी बताने पड़ेंगे। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। फिर है पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं, तो ये एक सामान्य कारण जो है वो दिखाइएगा और इसमें जो प्रकार हैं आप उनके अलग अलग कारण दिखाइएगा। तो बच्चों, आज ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।